सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की पहली रैली आज। ओडिशा के सुंदरगढ़ और सोनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव अभियान ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अहमदाबाद में रोड शो आज। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सोनिया, राहुल समेत जुटेंगे कई विपक्षी दलों के नेता। उत्तराखंड में राहुल गांधी और मायावती की चुनावी रैलियां। डिंपल यादव कन्नौज से भरेंगी नामांकन। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के कदम का विपक्षी दलों ने किया स्वागत। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल पुनेठा ने की जगह एलवी सुब्रमण्यम की नियुक्ति। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कनिष्ठ ने सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप। कहा, लोगों की उम्मीद के मुताबिक बेहतरीन प्रशासक बनने का इरादा। सृष्टि जैन देशमुख महिलाओं में अव्वल। 559 सफल उम्मीदवारों में 182 महिलाएं शामिल। और हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत। उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चैती चांद और नवरेह की भी धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, उल्लास में प्रकृति के सौंदर्य और समृद्धि का पर्व। और आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होने के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा का दौरा करेंगे। यहां वो सुंदरगढ़ और सोनपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। ओडिशा में इस बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के बालोद में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। और आइए इस समय हम सीधा रुख करेंगे। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हैं और वहां मौजूद है हमारी संवाददाता अनु दीवान। अनु, ओडिशा खास तौर से इस समय काफी अहम राज्य, क्योंकि यहाँ लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां प्रचार करते नजर आएंगे और आज 2 बड़ी रैलियां भी होंगी उनकी। किस तरह की सरगर्मियां वहां? बिल्कुल प्रीति, ओडिशा इस बार बेहद अहम हो गया क्योंकि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हैं और ये पीएम की यहाँ पे तीसरी रैली होगी। इससे पहले वो कालाहांडी में भी कर चुके हैं, जो कि पहले फेज में जिसका चुनाव होना है, लेकिन आज जहाँ कर रहे हैं सोनपुर और सुंदरगढ़ में, वहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव होना है। वैसे अगर प्रीति देखा जाए तो पिछले चुनावों की बात की जाए तो सुंदरगढ़ ही एक वो सीट थी जहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो अगर देखा जाए तो ये सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि वहां से उनके केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम को इस बार दोबारा से टिकट दिया गया है और ये उनका 7वां चुनाव होगा। तो अगर मैं प्रीति पीछे अगर जिस तरह से हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे तो काफी सारे मुद्दे लोग हैं जो इस बार लेके जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस इस बार यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। अगर सुंदरगढ़ की ही बात करें तो जुएल ओराम जो कि केंद्रीय मंत्री थे, वो पिछली बार चुनाव जीते थे और उनका जीत का आंकड़ा भी जो था वो ठीक ठाक था। तो बीजेपी के लिए ये सीट तो अहम है ही है, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी जीत के जो नंबर ऑफ सीट्स है उसको बढ़ाने के लिए भी पूरे अपनी जान झोंक रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बार यहाँ पे ओडिशा में कई तमाम रैलियां कर चुके हैं और आने वाले समय में और उनकी रैलियां भी हैं। तो जुएल ओराम जो थे उन्होंने वहाँ पे पिछली बार एक सीट जो जीती थी वो यही वाली थी। इसके साथ साथ बीजेपी ये भी कर रही है, अगर विधानसभा की बात करें तो वो कम से कम 144 में से 147 में से 120 सीटें जीतने का
दावा कर रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी हो गई, ट्राइबल्स के काफी सारे मुद्दे हैं, यहाँ पे महिलाओं के मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों को लेकर जो बीजेडी सरकार के 19 साल की नाकामी रही है, जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को लेकर काफी यहाँ पे दिक्कतें देखी गई हैं, क्योंकि कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। जो लोग इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि उनको इलाज के लिए कहीं और जगहों पे जाना पड़ता है। तो इन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे अपना चुनाव प्रचार कर रही है और बीजेडी सरकार जो कि 19 साल से यहाँ रही है उसके खिलाफ यहाँ पे वोट की बात कर रही है, क्योंकि वो ये दिखा रही है कि किस तरह बीजेडी सरकार नाकाम रही है और लोगों को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी और सरकार की नाकामियों को उजागर करके बीजेपी यहाँ जरूर अपने लिए फायदा देखती नजर आ रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में प्रचार करते भी नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनु, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बीजेपी स्थापना दिवस पर गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 2 रोड शो करेंगे। ये रोड शो अहमदाबाद शहर के पश्चिमी इलाकों से गुजरेंगे। पहला रोड शो अहमदाबाद के बाहरी इलाके सरखेज से शुरू होगा और वस्त्रपुर के में हवेली पर खत्म होगा, जबकि शाम के वक्त अमित शाह का दूसरा रोड शो साबरमती क्षेत्र से गुजरेगा। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज आणंद, वडोदरा और अहमदाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी आज पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के GINTI मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अल्मोड़ा और हरिद्वार के पंथ द्वीप पार्किंग मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के दौरे पर रहेंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज उत्तराखंड का दौरा करेंगी। मायावती रुड़की और रुद्रपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में विपक्षी दलों के नेता आज जुटेंगे। माना जा रहा है कि इस आयोजन का मकसद विपक्षी दलों को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत लाना है। सोनिया गांधी ने हाल में जिन विपक्षी दलों के साथ एकता दिखाई थी, उन्हीं दलों को इस बैठक में बुलाया गया है। इनमें 200 से ज्यादा तमाम क्षेत्रों के NGO और सिविल सोसाइटी के संगठनों को भी न्योता दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ने NRC और नागरिकता बिल को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए लॉलीपॉप करार दिया है। कल असम में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी ने धुबरी में रैली की। उन्होंने NRC और नागरिकता बिल के नियमों को साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए ये 2 लुभावने कदम उठाए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा और बिधाननगर के पुलिस आयुक्त ज्ञानवंत सिंह को स्थानांतरित कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ADG राजेश कुमार को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि ADG और IGP संचालन नटराजन रमेश बाबू को बिधाननगर का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा आयोग ने बिधाननगर के DC अवन्नू रविंद्रनाथ को बीरभूम का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। 3rd बटालियन के DC KP श्रीहरि पांडे को डायमंड हार्बर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आयोग ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है और स्थानांतरित अधिकारियों के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट अगले 24 घंटों के भीतर भेजनी है। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है और विपक्षी दलों ने इन तबादलों का स्वागत किया है। वहीं आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा को पद से हटा दिया है और उनकी जगह 1983 बैच के IAS अधिकारी LV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। साथ ही चुनाव आयोग ने पुनेठा को चुनाव से नहीं जुड़े पद पर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। वो मई के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुनेठा ने 27 मार्च को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी
जिसके तहत खुफिया विभाग के महानिदेशक AB वेंकटेश्वर राव का तबादला करने का आदेश दिया गया था। वहीं उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार उनकी याचिका खारिज कर दी थी। और फिलहाल हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का, जो कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की पूरी कोशिश की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यहां कराए जाए, और उसी के तहत हमने देखा कि अब ये बड़ा कदम भी आयोग की तरफ से उठाया गया है। इससे लेकर शिकायत भी की गई थी आयोग में। निश्चित तौर पे प्रीति, बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, तकरीबन सारे विपक्षी दलों का यह आरोप था और उनको यह आशंका थी कि चुनाव में अगर पुलिस प्रशासन को ठीक नहीं किया गया तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि लगातार लोगों की शिकायतें थी, जनता की भी शिकायतें थी कि उनका वोट देने का जो उनका अधिकार है वो कई बार छीन लिया जाता है, उनको नहीं मतदान केंद्र पर जाने दिया जाता है। यहाँ तक ऐसी भी शिकायतें हमने सुनी कि उनको घरों में जाकर बोल दिया जाता है कि आपको वोट नहीं देना है। मतलब अगर विपक्षी दल के वोटर को होता है कि अगर ये विपक्षी दल को वोट देंगे तो उन्हें मना कर दिया जाता है जबरदस्ती कि आपको वोट देने नहीं जाना है। तो इस तरह का माहौल पिछले कई चुनावों में लोगों को झेलना पड़ा था। राजनीतिक दलों ने इसकी शिकायतें की थी और पिछली बार तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव हुए थे उसमें तकरीबन 35 से 36 उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं भरने दिया गया था। यह आरोप है विपक्षी दलों का। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है यह बहुत ही, मुझे लगता है कि प्रभावी है। यह पुलिस प्रशासन को एक संदेश है कि आपको निष्पक्षता बरतनी है, किसी भी पार्टी के साथ कोई आपको वैमनस्य नहीं दिखाना है, न किसी भी पार्टी का पक्ष लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के अंदर भी एक संदेश जाएगा कि हाँ, चुनाव आयोग कर रही है, ताकि आप मतदान केंद्र पर जाकर अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट माहौल में आप एक जो और मतदान बात करें। जी। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो महत्वपूर्ण चुनाव आयोग का निर्णय है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर से पुलिस सुपरिटेंडेंट को हटाया गया है। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी का सबसे प्रतिष्ठित सीट है, क्योंकि उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी वहां से खड़े हैं और अभिषेक बनर्जी का लोग कहते हैं कि एक छत्र राज है। तो वैसे में पुलिस सुपरिटेंडेंट का बदला जाना बिल्कुल एक संदेश है। विपक्षी दल के जो उम्मीदवार हैं खड़े हुए, मेन कंटेस्ट संभावना है कि CPM के साथ होगा, तो वहाँ उन जनता के अंदर एक विश्वास जाएगा कि हाँ, ये आप मतदान करने जा सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और भी कुछ कदम उठाएगी प्रीति, ताकि जनता के अंदर, सभी क्षेत्रों की जनता के अंदर ये संदेश बिल्कुल, इन्हीं सब पहलुओं के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन के विचार के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि अमीरी गरीबी की खाई बेहद गहरी हो चुकी है, हम सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखेंगे। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ हमने लक्ष्य तय किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को ठीक किए कुछ सही नहीं हो सकता। हम तो किसान का पूरा कर्ज माफ करने के पक्ष में हैं। बिना महिलाओं को बराबर का सम्मान दिए विकास अधूरा है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है। कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पे जो सरकारें चुनाव में गईं, उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, ना उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते हैं, ना मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में हम लोग हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी कल अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। साथ ही इंदौर से टिकट को लेकर अनिर्णय की स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक इंदौर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जिससे चुनाव प्रचार में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले ही पार्टी में वरिष्ठों से चर्चा कर ली गई थी। वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्टी के असमंजस को देखते हुए वो इसका ऐलान कर रही हैं। पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो, ताई पार्टी के लिए है, पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया। जी जान से हम सभी मिल करके
चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो वो मेरी तरफ से मैंने कह दिया, संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं। बात चुनाव स्पेशल की। लोकसभा चुनाव को लेकर हर मतदाता उत्साहित है। युवाओं और नए मतदाताओं में भी खास जोश दिखाई दे रहा है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाता अपने इस अधिकार को लेकर उत्साहित हैं। चुनाव आयोग इन युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करा रहा है। देश में पिछले एक हफ्ते में 10 लाख मतदाताओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। इसमें से 4 लाख नए मतदाता हैं। हर वोटर के लिए डेली सेम है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल एंड दे शुड कैरी सम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। जो हमने 12 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हमने बोले हैं, वो लेकर दे कैन कम टू द पोलिंग स्टेशन। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना है। इनफैक्ट समरी रिविजन से वी हैव बीन स्पेसिफिकली टारगेटिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स एज वेल। बिगेस्ट गैप इज in this particular category 18 to 19 years, क्योंकि I think students are busy with their exams and with their education. युवा मतदाताओं का कहना है कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और साथ ही वो दूसरे युवा मतदाताओं से भी वोट डालने की अपील कर रहे हैं। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ पहली बार वोट को लेकर, और मैं एक्सपेक्टेशंस भी मेरी यही हैं कि गवर्नमेंट जो भी मैनिफेस्टो में जो भी पॉलिसीज़, जो भी वादे कर रहे हैं, जो भी प्रोमिसेस हो रही हैं, उसको कंप्लीट किया जाए, सिर्फ वो वादा ना रह जाए। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे पहली बार इस मौका मिलेगा कि मैं डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दूँ, गवर्नमेंट मेकिंग में योगदान दूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक फेस्टिवल है, डेमोक्रेटिक फेस्टिवल कह सकते हैं मेरे लिए। आंकड़ों की बात करें तो जहां 2014 में 81 करोड़ 45 लाख मतदाता थे, साल 2019 में उनकी संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो चुकी है। इस बार कुल मतदाताओं में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से रविवार को संवाद करेंगे। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है आरएसपुरा सेक्टर का सुचेतगढ़ गांव। सीमा पर तनाव होने पर यहां के रिहायशी इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से अकारण गोलीबारी होती रहती है। लोकसभा चुनाव में सीमावर्ती इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा शांति का है। इस सीमावर्ती इलाके का दौरा किया हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोरान ने। हम लोग इस वक्त भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़े हुए हैं और ये रघुनाथ मंदिर है जो सुचेतगढ़ गांव और आरएसपुरा रणवीर सिंहपुरा सेक्टर के तहत आता है। ठीक मेरे पीछे आप अगर देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय है वो ठीक मेरे पीछे है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस इलाके के सुचेतगढ़ के हैं, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। वहाँ पर वो लोग रहते हैं और उनका जीवन किस तरीके का है उससे हम लोग बात करेंगे। लगातार यहाँ पे शेलिंग्स होती है, कई बार गोलाबारी भी होती है। आपका गांव के बीच से सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की वो निकलती है, तो किस तरह की तकलीफ़ें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर, जो हमारा आपने देखा जैसे गांव बिल्कुल सीमा के नज़दीक है, कम से कम कोई 200 मीटर की दूरी पे है, कोई 500 मीटर की दूरी पे है। जब फायरिंग होती है तो सर बहुत दिक्कत आती है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार हमारे नियम कुछ ठोस कदम उठाए। जैसे पहले लोगों ने ये मसला उठाया था कि हमें 5 मरले की जगह दी जाए, बट वो ऐसा कुछ नहीं हो सका। लंबे अरसे से आप भी सीमा पर रहते हैं। जी सर। जब तनाव होता है तो जीवन में किस तरीके से बदल जाता है? जीवन तंगी तो होती है, फौज उठाती है घर में, चलो वापस चले जाओ, तो हम जाते ही नहीं, कहाँ जाएंगे। पीछे जो सरकार ने पहले लॉन्च किया था हम 5 मरले जगह देंगे, अपने मकान पीछे बना देंगे, वो तो सरकार ने मानी ही नहीं। जब इलेक्शन आती है वही मुद्दा उठाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शांति की बहाली की जाए। जो भी सरकार आए वो सबसे पहले कदम उठाए कि किस तरीके से इस इलाके में शांति बहाल हो। कुछ और अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को आज 39 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी। कभी लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज पूरे देश की कमान संभाल रही है। जनता पार्टी से विघटन होने के बाद 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में बीजेपी की स्थापना हुई थी। 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ बीजेपी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इस मौके पर पार्टी की जोरदार जश्न की तैयारी है। बीजेपी के गठन के बाद से इसकी नींव को मजबूत करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1989 के आम चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 85 सीटें हासिल की। इसके बाद बीजेपी की पकड़ देश की राजनीति पर बहुत मजबूत हो गई। 1996 में बीजेपी ने आम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय संसद में सबसे बड़े दल के रूप में वो उभर कर आई। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए लोकसभा की 282 सीटों पर जीत का परचम फहराया। इसके बाद बीजेपी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। इससे पहले बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने कल दिल्ली की अदालत में अपने वकील के जरिए कहा कि उसने जांच एजेंसी से पूछताछ में किसी का नाम नहीं लिया। मिशेल के वकील ने आरोप लगाया कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आरोप पत्र की कॉपी मिशेल को देने से पहले मीडिया में दे दी गई। मीडिया में खबरें आ रही थी कि ईडी की दायर अनुपूरक आरोप पत्र में क्रिश्चियन मिशेल की ओर से की गई एयरफोर्स अधिकारियों, नौकरशाहों और राजनीतिक व्यक्तियों को डील के लिए भुगतान की बात मानी है और उसने जांच एजेंसी के सामने डायरी में कूट शब्दों में लिखे व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी के आरोप पत्र में हुए खुलासे को लेकर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि डिफेंस डील से जुड़े सबूतों में एक परिवार और उससे जुड़े लोगों के नाम बार बार सामने आए। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये RGAP और RAF कौन है। अगर उनके सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो मानना चाहिए कि उनके पास देने लायक जवाब नहीं है। ये 2013 का शुरू हुआ मामला है और उस मामले में, उन दोनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन तब आगे बढ़ा जब मौजूदा सरकार ने और एजेंसीज ने कदम उठाए। दो अलग अलग समय पे 2013 में स्विट्जरलैंड में कहीं से कागज मिलते हैं, फिर 2018-19 में बाकी लोगों से मिलते हैं जो इस विषय के साथ संबंधित थे, नाम वही हैं। तो कुछ तो उत्तर होगा। ये दस्तावेज गलत हैं या इनसे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है। अगर कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता तो फिर एक ही कंक्लूजन है कि कोई भी उत्तर दिया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने वीवीआईपी चौपर घोटाला मामले में बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को सस्ता चुनावी स्टंट बताया है। कांग्रेस का कहना है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए हर इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर जांच एजेंसियों का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अहमद पटेल का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और ये चुनावी बारिश का मौसम है। न्यायपालिका है, जाए करें, हम दोषी हैं तो हमारे सामने कार्रवाई करें। ये जुमलों की बौछार है। चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में बारिश तो होनी है। कहीं उनके मुद्दे चाहिए, मुद्दे कहीं किसी से उपस्थित कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि रूसी मीडिया कंपनियों के साथ टीवी, रेडियो से लेकर डिजिटल मीडिया में कंटेंट के आदान प्रदान को बड़े स्तर पर बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हो रही है। दिल्ली में कल प्रसार भारती और रूसी मीडिया के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात हुई। इसमें डिफेंस डॉक्यूमेंट्री, फिल्मों और फिल्मी गीतों का एक दूसरे के संचार माध्यमों में प्रसारण बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर ने कहा कि 2015 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते को जल्द अमल में लाया जाएगा। भारतीय फिल्मी गीतों की रूस में लोकप्रियता और रूसी साहित्य की भारत में लोकप्रियता दोनों देशों के बीच में लंबे वक्त से रही है। अब दोनों देशों के बीच टीवी, रेडियो से लेकर डिजिटल कंटेंट के परस्पर आदान प्रदान को और बढ़ाने पर भी बातचीत हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली के प्रसार भारती में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिनिधियों ने रूसी मीडिया कंपनियों के साथ बैठक की। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने बताया कि आने वाले वक्त में इस कंटेंट एक्सचेंज को बढ़ाया जाएगा। There is an MOU already signed and we need to work on that MOU in terms of exchange of programs, both television and radio. And some things are already in the pipeline. Then there are several other things which are proposed now. And I think in the coming weeks and coming months, we will have more programs coming in. In fact, we have also asked them for some of the best movies, Russian movies, which are dubbed in
English and Hindi, which we can air on Doordarshan. रूस की ओर से डिजिटल टेलीविजन रशिया और रूसी सरकार के डिजिटल डेवलपमेंट के उपमंत्री और निजी मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सीईओ प्रसार भारती शशि शेखर ने बताया कि 2015 में प्रसार भारती और रूसी डिजिटल टेलीविजन रशिया के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के सरकारी प्रसारकों के साथ रूसी मीडिया कंपनियों के साथ भी कंटेंट आदान प्रदान पर सहमति बनी थी। There are several different Russian media companies, and most prominent, of course, that many of us will probably know in India is Russia Today. But we also got to interact with their upcoming news agency, and they also have a television company which has looked at defense content, something that we in India have been doing in the public broadcast, so be it Rajya Sabha TV or DD News. But they have an entire TV company dedicated to defense content. So it was very interesting to interact with these different various Russian media companies, and so the follow-up will be to identify areas to work on. 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान 24 दिसंबर को एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद रूसी फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ था। भारत की कई फीचर डॉक्यूमेंट्री को भी रूस में प्रसारण के लिए भेजा गया था। रेडियो की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के लिए भारत ने रूसी अनुवादकों की मांग भी रूस सरकार से की थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सिविल सेवा परीक्षा 2018 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है, अक्षत जैन दूसरे नंबर पर हैं और जुनैद अहमद ने देश भर में तीसरी रैंक हासिल की है। वहीं सृष्टि जयंत देशमुख महिलाओं में टॉपर रही हैं। टॉप रैंकिंग में 5वें नंबर पर वो रही और टॉप 25 यानी टॉप 25 में 15 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। इस बार 759 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इसमें 577 पुरुष और 182 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी को वरीयता के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी। It has been a very surprising moment for me. मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि फर्स्ट रैंक आ पाएगी, एंड पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, सबको देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी मदद करी है। कितने घंटे स्टडी करते हैं? जैसे फिक्स टारगेट तो नहीं है। जब मैं फ्री रहता था, जब इतना एग्जाम पास में नहीं थे, तो मैं 8 आवर्स तो मैं कोशिश करता था मैं पढ़ लूँ, एंड न्यूज़पेपर वगैरह सब इंक्लूड करके। पर जब एग्जाम पास में आए थे तब मेरे को थोड़ा स्टडी इंक्रीज करना पड़ा। कि इसका श्रेय जो है मैं भगवान को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों सबको देना चाहूँगा, क्योंकि जो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट की अपनी मेहनत रहती है, बट जो उसके साथ रहते हैं, वो जो उसे सपोर्ट देते हैं, जो कॉन्फिडेंस देते हैं और जो पॉजिटिविटी देते हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट सहन करने की भी एक शक्ति होनी चाहिए, और वो जो है उसको करने में मेरे हिसाब से परिवार, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरे लिए बेसिक बुक्स थी स्टार्टिंग में, तो जैसे लोगों ने बताया, सीनियर्स ने बताया, वो आपको एक बेस बनाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद इंटरनेट आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, चाहे वो आर्टिकल्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो। तो आप प्रोडक्टिव यूज़ इंटरनेट का कैसे करते हो, वो इस प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प किया उस चीज़ ने। चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे ओपिनियन फॉर्मेशन हो, चाहे किसी इशू को समझना हो, वो सब काफ़ी इंटरनेट के थ्रू मुझे हेल्प हुई। पहले तो ये कहूँगी कि यूपीएससी देना एक, या आईएएस बनना कहूँगी, एक बचपन का सपना था, चाइल्डहुड ड्रीम। तो जब बड़े हुए और कॉलेज में आए, थोड़ा जाना इस बारे में कि कैसे क्या होती है ये परीक्षा, किस सर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है। तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा, एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है उससे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। और कैसे, जैसे मैं हूँ अगर उस पर कि कैसे मैं कर पाई, तो आई थिंक हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, 5 से 6 घंटे देना हर रोज़ डिसिप्लिन के साथ, और खुद पे एक भरोसा रखना कि हाँ हम कर सकते हैं और लिस्ट में आ सकते हैं। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चैती चांद और नवरे की धूम है। देश भर में चैत्र शुक्लादि, युगादि, गुड़ी पड़वा, चैती चांद, नवरे और साजिबू चेईरा ओबा के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी और उम्मीद जताई
कि त्योहार समाज में प्यार और स्नेह के सूत्र को मजबूत करेगा। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पारंपरिक रूप से त्योहार नववर्ष और ग्रीष्म ऋतु के शुभारंभ का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उल्लास में प्रकृति के सौंदर्य और समृद्धि का पर्व है। यह हमारे किसानों के पुरुषार्थ का उत्सव है। शस्य श्यामला धरती हमारे जवानों किसानों के जीवन में खुशहाली, संतोष, स्वास्थ्य और शिक्षा का आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर लोगों को बधाई देते हुए कामना की है कि नया वर्ष सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए। हमारा देश उन्नति की राह पर और तेज गति से अग्रसर हो। इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए भारतीय राजनीति में वंशवाद। नमस्कार।